73% से 0 तक पहुंचा भाजपा का ग्राफ अब सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं रहा। संघ और आला कमान इस गिरावट को मोहन सरकार की नाकामी मानकर बदलाव पर विचार कर रहे हैं, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। सवाल यह नहीं कि हार क्यों हुई, सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। बताते हैं आपको। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों का सिलसिलेवार अध्ययन एक स्पष्ट राजनीतिक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। यह ट्रेंड केवल जीत हार का नहीं है, बल्कि इस सवाल का है कि मोहन सरकार के काम को जनता किस तरह देख रही है। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा का चुनावी ग्राफ 73% से गिरते गिरते 0% यानी 0 तक आ गया है, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस का 14% से बढ़कर 100% तक पहुंच गया है। संघ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास मौजूद 2 आंतरिक रिपोर्टों में मोहन सरकार के करीब 2 साल के इस पूरे चुनावी व्यवहार का विस्तृत विश्लेषण दर्ज है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर यह चर्चा तेज हुई है कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर जल्द कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि लगातार हार का ठीकरा जब केंद्रीय नेतृत्व पर आने लगे, तब दिल्ली में बैठे नेतृत्व ने प्रदेश की स्थिति को गंभीरता से परखना शुरू किया है। बात करते हैं उन चुनावों की। पहला चुनाव जनवरी 2024 के नगरीय निकाय उपचुनावों में भाजपा को 22 में से 16 सीटें यानी लगभग 73% सफलता मिली थी। लेकिन यह परिणाम मोहन सरकार के काम का प्रतिफल नहीं था। उस समय तक प्रशासन और योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामकाज की छाया बनी हुई थी। सत्ता परिवर्तन को अभी जनता ने व्यवहारिक रूप से परखा नहीं था। इसलिए यह जीत दरअसल पिछली सरकार की राजनीतिक विरासत का असर थी। इसके बाद सितंबर 2024 के नगरीय निकाय के उपचुनाव में भाजपा को 19 में से 13 सीटें मिली, जो लगभग 68% बैठता है। यह आंकड़ा भी पहली नजर में मजबूत लगता है, लेकिन इसके पीछे राज्य सरकार से ज्यादा लोकसभा चुनाव का असर था, क्योंकि इसके कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। यह जीत नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ी थी, न कि मोहन सरकार के किसी ठोस प्रदर्शन से। इस चरण में भी मोहन सरकार जनता के सीधे मूल्यांकन से बाहर ही रही। नवंबर 2024 आते आते स्थिति बदलने लगी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस का परिणाम 2 में से एक सीट यानी 50-50% रहा। यही वह मोड़ था जहां जनता और कार्यकर्ता दोनों मोहन सरकार के काम को तौलना यानी समझना, आंकना शुरू किया था। बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत दर्ज हुई थी इस दौरान, लेकिन यह जीत भी शिवराज सिंह चौहान की व्यक्तिगत लोकप्रियता के सहारे संभव हुई, क्योंकि उनके सांसद बनने से ही यह सीट खाली हुई थी। दूसरी ओर श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए और चुनाव से पहले ही मोहन सरकार में मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत को जनता ने नकार दिया था। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि मोहन सरकार के काम से जनता संतुष्ट है और इसका सीधा लाभ रावत को मिलेगा, लेकिन नतीजे ने यह धारणा तोड़ दी। यहां साफ संकेत मिला कि जहां मोहन सरकार के काम के नाम पर वोट मांगा गया, वहां भाजपा को झटका लगा। पहली कसौटी में फेल होते नजर आए मोहन यादव। इसके बाद जुलाई 2025 में हुए नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा ने 9 में से 6 सीटें जीती, यानी लगभग 67% जरूर कही जा सकती हैं। लेकिन इस बढ़त का विश्लेषण करने पर सामने आता है कि इसका कारण मोहन सरकार का प्रदर्शन नहीं था। चुनावी माहौल में सरकार के कामकाज से ज्यादा कुछ महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की चर्चा हावी रही। यानी यह जीत भी राज्य सरकार की लोकप्रियता से सीधे तौर पर जोड़कर नहीं देखी जा सकती। इसके बाद दिसंबर 2025 का सिमरिया नगर पालिका अध्यक्ष पद का उपचुनाव आया, जिसने पूरी कहानी को निर्णायक मोड़ दे दिया। सरकार ने इससे पहले नगरीय निकाय अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की थी। मोहन सरकार का आकलन था कि पार्षद भले ही किसी भी दल के हों, लेकिन जनता सीधे वोट देगी तो अध्यक्ष भाजपा का ही बनेगा, यानी एक प्रकार से महापौर। इसी भरोसे के चलते इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा भी करवाई गई थी शायद।
लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट रहा। कांग्रेस ने एक सीट में से एक सीट यानी 100% जीत दर्ज कर ली और भाजपा 0% पर सिमट गई। हालांकि कुछ पार्षद जरूर जीते। यह पहला मौका था जब मोहन सरकार के कार्यकाल में किसी चुनाव में भाजपा को अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर सिरे से नकार दिया गया। अगर इन सभी चुनावों को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखता है कि जहां जहां भाजपा को जीत मिली वहां या तो विपक्ष कमजोर था या फिर शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निर्णायक साबित हुई। लेकिन जहां जहां मोहन सरकार के काम को सामने रखकर वोट मांगे गए वहां भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषकों का है। ऊपर से मोहन यादव पर लग रहे सवर्ण विरोधी होने के आरोप भी एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बना रहे हैं जो पार्टी के परंपरागत सामाजिक आधार को असहज कर रहा है। ब्राह्मण बनिया बीजेपी की जेब में नहीं रह गए। इसी दौरान कांग्रेस का ग्राफ ठीक उल्टी दिशा में गया। वह 22 में से 3 यानी 14% 2024 में से बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंच गई। यह उछाल केवल कांग्रेस की मजबूती का संकेत नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो मोहन सरकार की घटती स्वीकार्यता का परिणाम है। यही कारण है कि संघ और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन आंकड़ों को हल्के में नहीं ले रहा है। संघ की एक गोपनीय रिपोर्ट और अमित शाह की टीम की समीक्षा, दोनों में यह माना गया है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा नेतृत्व मॉडल सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से अपेक्षित परिणाम शायद नहीं दे पा रहा है। इन उपचुनावों के आंकड़े केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इस बात के संकेत है कि मोहन सरकार की लोकप्रियता लगातार दबाव में है और इसी आधार पर दिल्ली में बैठा नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। 2 साल में 2 महत्वपूर्ण चुनाव मैं मानता हूं। पहला है विधानसभा उपचुनाव। शिवराज की वजह से एक जीते, लेकिन मोहन सरकार के कामकाज के आकलन के कारण शायद एक हारे, रामनिवास रावत। दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव, यानी एक प्रकार से महापौर, और उसमें बीजेपी की हार अमित शाह की रैली के बाद भी कहीं ना कहीं बड़े संकेत दे रही है। और हमारे सूत्रों के द्वारा बताया गया कि 2 रिपोर्ट, एक संघ की और एक अमित शाह की टीम की समीक्षा की रिपोर्ट, हमारे सूत्रों ने बताया दोनों रिपोर्ट मोहन यादव सरकार के पक्ष में नहीं दिख रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय आला कमान जल्द ही कोई बड़ा बड़ा राजनीतिक बदलाव कर सकता है। मैं एक बार फिर कह दूं, राजनीति में समीकरण पल प्रतिपल बनते और बिगड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल इन 2 रिपोर्ट जो हमारे सूत्रों ने बताया है, इन रिपोर्टों के आधार पर यह तो तय माना जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।